गुड इवनिंग बच्चों। देखो बच्चों, अपने यहाँ पर आज की क्लास जो है उसमें अपने चर्चा करेंगे कक्षा 12 राजनीति विज्ञान का अपना जो 7वां चैप्टर है समकालीन विश्व में सुरक्षा। इस चैप्टर के अपने परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो आपकी इस बार की बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी मोस्ट है और सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो आपके ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग है। उन क्वेश्चनों की अपने चर्चा करेंगे। ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है भैया जो आपके 2 अंक के, 3 अंक के, 4 अंक के इस प्रकार से पूछे जाते हैं। एक एक अंक वाले क्वेश्चन है उनके अपने टेस्ट ले ही रहे हैं। तो छोटे क्वेश्चन तो आपके वहां से तैयार हो रहे हैं, बड़े क्वेश्चन आपको मैं यहां बता रहा हूं। लेकिन इन क्वेश्चनों पर चर्चा करने से पहले मैं आपसे 2 मिनट का समय लूंगा और एक छोटा सा आपसे क्वेश्चन पूछूंगा भैया। क्वेश्चन मेरा यह है भैया, अगर मान लो किसी व्यक्ति की कोई हड्डी टूट गई पैर की, किसी व्यक्ति के पैर की हड्डी टूट गई, तो बताओ वह कौन से डॉक्टर को दिखाने जाएगा? आंख वाले डॉक्टर के पास में जाएगा या कान वाले डॉक्टर के पास में जाएगा या किसी ऑपरेशन करने वाले के पास में या चमड़ी वाले के पास में या फिर हड्डी वाले के पास में? ये बताओ। और चलो वो किसी के पास में जा सकता है, उसका बेटर इलाज कहां पर होगा ये बताओ मुझे। जहां तक मेरा मानना है, अगर वह व्यक्ति पढ़ा लिखा है, उसको थोड़ा बहुत दिमाग है, उसमें थोड़ा बहुत नॉलेज है, अगर वह शिक्षित है, तो भैया हड्डी की बीमारी जो है वो हड्डी वाला डॉक्टर ही, ऑर्थोपेडिक्स जो होता है अपने ऑर्थो डिपार्टमेंट से संबंधित होता है, वही उसका इलाज कर सकता है। अब आपके मन में ये सवाल हो रहा होगा कि सर आप ये बात क्यों कह रहे हो? मैं भैया इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखो अपने चैनल पर कई स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट अपने चैनल से जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब उनमें से क्या करते हैं, कई स्टूडेंट कहीं से कोई क्वेश्चन उठा लाते हैं, कोई स्टूडेंट कहीं से क्वेश्चन उठा लाता है, कोई कहीं से उठा ला रहा है। अपने यूट्यूब पर देखो भैया हजारों चैनल है जो आपको 12वीं पढ़ा रहे हैं, जीके पढ़ा रहे हैं, पॉलिटिकल हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अब बात यहाँ पर यह डिपेंड करती है कि सर हम कहाँ से पढ़े। आप में से कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, अरे वो वहाँ पे वो ऐसा पढ़ा रहा है, वहाँ पर वो ऐसे क्वेश्चन दे रहा है कि जो 100% आ जाएंगे। देखे होंगे आपने, कई वीडियो घूम रहे होंगे कि अर्धवार्षिक परीक्षा में यही पेपर आएगा, 100% आएगा, मिला लेना, ऐसा कर लेना, इसको पढ़ लो, पूरे आपके 100 में से 100 आ जाएंगे। भैया ऐसा कुछ नहीं है। आप 12वीं क्लास में आ गए तो इतना दिमाग तो आप में होना चाहिए। ये सब फालतू की बकवास गिरी है और कोई लेन देन नहीं है इसमें। सॉरी, मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ भैया, अपने कुछ चैनल से जुड़े स्टूडेंट क्या करते हैं, किसी दूसरे चैनल का कोई ना कोई क्वेश्चन उठा लाते हैं और फिर मेरे पास में कमेंट करते हैं या टेलीग्राम पे मुझे सेंड करते हैं और फिर कहते हैं सर इसका आंसर बताओ। अरे तो मेरे भाई, जब मैं उस चीज़ को बता चुका हूँ, मैं आपको डिटेल, और वो क्वेश्चन भी कौन से लाते हैं पता है क्या? वो क्वेश्चन भी 90% वही क्वेश्चन उठा के लाते हैं जो मैं बताता हूँ, जो मैं बता रहा हूँ वही क्वेश्चन उठा के ला रहे हैं और फिर मेरे से पूछते हैं सर आंसर बताओ। क्यों? ये कौन सा सिस्टम हुआ यार आपका? मैं आज भी आपको एक बात कर रहा हूं भैया, देखो टीचर की मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इतना कहता चाहता हूं कि आप जो है सब्जेक्ट टीचर से पढ़ो, हर किसी से मत पढ़ो। आपके यहाँ पर आपको ऐसे टीचर ही मिल जाएंगे जो आपको अंग्रेजी पढ़ा रहा है, एक टीचर एक ही हिंदी पढ़ा रहा है, एक ही संस्कृत पढ़ा रहा है, एक ही गणित पढ़ा रहा है, एक ही विज्ञान पढ़ा रहा है, ऐसे टीचर ही मिल जाएंगे आपको। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि उसको कुछ भी नॉलेज नहीं है। आप ऐसे टीचर से पढ़ो भैया जो सब्जेक्ट का टीचर है, जिसको उस सब्जेक्ट का पूरा नॉलेज है, समझ रहे हो? जिसको उस सब्जेक्ट का पूरा नॉलेज है, जिसके बारे में आपने पहले सुन चुका है या आपको जिन्होंने भी राय दी है उनसे आप पूछो कि आपको किससे पढ़ना चाहिए। एक टीचर एक सब्जेक्ट में टॉप हो सकता है, 2 में हो सकता है, 3 में हो सकता है, लेकिन सभी सब्जेक्ट में नहीं हो सकता। ये मान के चलो आप अपने चैनल। अब मेरे कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं, कुछ ऐसे दोस्त हैं जो अच्छी तरह से पढ़ा रहे हैं, 1-2 सब्जेक्ट पढ़ा रहे। मैं आपको 2-3 सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मेरे को मैं पकड़ है भैया, इसलिए पढ़ा रहा हूँ। समझ रहे आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो भैया ऐसे क्वेश्चन मेरे पास में मत लाया करो। ऐसे क्वेश्चन आप तभी लाया करो जब वो आपको लगे कि वाकई में मोस्ट है और सर ने ये नहीं बताया है। एक बार आप कोई भी क्वेश्चन पूछने से पहले ये सोचना कि क्या सर ने इस क्वेश्चन के ऊपर चर्चा अपने से पहले की है या नहीं की है। मैं आपको बार बार एक ही चीज कहता हूं भैया, मेरे जितने भी टेस्ट है उन क्वेश्चनों को तैयार कर लो। मेरे जितने भी मोस्ट क्वेश्चन कराए हुए हैं, जैसे मान लो ये चैप्टर है 7वां चैप्टर, इसके टेस्ट में मैंने आपको छोटे क्वेश्चन दिए थे, 1-1 अंक वाले 15 क्वेश्चन होंगे, वो याद कर लो, प्लस ये क्वेश्चन याद कर लो, बहुत है, बहुत है।
अगर आपको विश्वास नहीं हो तो आप लास्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनसे आप थोड़ा सा राय विचार विमर्श कर लेना कि क्या मनोज जी सर जो कह रहे हैं वो सही है या नहीं है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ भैया, टेस्ट के क्वेश्चन याद कर लो, मोस्ट क्वेश्चन याद कर लो, और इसके बाद में जो भी मैं आपके प्री बोर्ड वगैरह लूंगा, जो भी मैं और मोस्ट क्वेश्चन आपको बताऊंगा उतना याद कर लो। आपके लगभग जहां तक मेरा अनुभव है, मेरा विश्वास है, आप 80% के आसपास पेपर आपका इन्हीं क्वेश्चनों में से आ जाएगा। पेपर आ जाएगा, आपके बनेंगे या नहीं बनेंगे उस चीज की गारंटी नहीं है। अब किसी को लिखना नहीं आता, वो कहते गुरुजी मेरे तो 80% बनेगा नहीं, उस चीज की मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। मैं इतना कह सकता हूं कि जो आपका पेपर आएगा, चाहे आप हाफ ईयरली का पेपर उठा के देख लो भैया, हाफ ईयरली में जो क्वेश्चन आए वो लगभग क्वेश्चन अपने इन्हीं में से आए हैं। चेक कर सकते हो आप, किसी भी जिले के हो, कहीं से भी हो, आप चेक कर लो, लगभग 80% पेपर जो है वो अपने ही क्वेश्चनों में से है। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन भी अब कई देखो, हालांकि अपने चुगली नहीं कर रहे हैं किसी की, कई ऐसे चैनल भी है भैया, एक ही चैप्टर है, उस चैप्टर से 40 क्वेश्चन दे दिए। पहला चैप्टर है शीतयुद्ध वाला, उससे आपको 40 क्वेश्चन दे दिए। अरे तो भाई 40 क्वेश्चन दे दिए तो बच्चा क्या है उसमें, आने है उसमें से, तो सीधी सी बात है। 40 क्वेश्चन दे दिए और फिर लिख दिया कि वार्षिक परीक्षा में इनसे बाहर कुछ नहीं। अरे तो इनसे बाहर आएगा क्या ये बताओ, 40 क्वेश्चन बहुत होते हैं। ठीक है, अपने हर चैप्टर की मैं आपको 15-15 क्वेश्चन का टेस्ट ले चुका हूँ, 7-8 क्वेश्चन ऐसे बता रहा हूँ, लगभग 20-22 के आसपास क्वेश्चन बता रहा हूँ। ठीक है, अब थोड़ा सा ये आपको सोचना है, आपको कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो आपकी इच्छा है, लेकिन मेरे पास में इस प्रकार के क्वेश्चन लेके, इस प्रकार के कमेंट लेकर आप मत आया करो। ये आपसे एक रिक्वेस्ट मान सकते हो मेरी। ठीक है भैया, अब बात करते हैं अपने क्वेश्चनों की। देखो भैया, चैप्टर आपको पढ़ाया हुआ है, नोट्स आपको लिखाए हुए हैं, यहां पर अपने मोटे मोटे तौर पर इन क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। देखो, अब यहां पर कई स्टूडेंट के कमेंट आते हैं कि गुरुजी आ क्वेश्चन याद का मत करा। तो याद करने का देखो भैया, मैं तो ये कहूँगा आप बुक से या नोट से याद करो। अगर बुक या नोट्स में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप पासबुक का सहारा ले लो, चाहे वो संजीव की हो या एक्सीलेंट की हो, या आप डेस्क वर्क देख लो या पर्सन बैग देख लो, कहीं ना कहीं आपको ये क्वेश्चन जरूर से मिल जाएंगे, क्योंकि इनमें से अधिकांश क्वेश्चन वो होते हैं जो अपने पूछे जा चुके हैं, जो बार बार पूछे जाते हैं। अरे जैसे मान लो कोई क्वेश्चन है वो 2015 में आ गया, फिर 16 में नहीं आया, 2017 में आ गया, फिर 18 में नहीं आया, 19 में आ गया, फिर 20 में नहीं आया। इसका मतलब ये इस प्रकार से एक क्वेश्चन चल रहा है, तो इसका मतलब ये क्वेश्चन 21 में आएगा, ये सॉरी 22 में आएगा, एक साल छोड़ के एक साल आ रहा है। तो इस प्रकार के भी कई क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ऐसे ही सिलेक्ट नहीं होते भैया, इनमें काफी मेहनत करनी पड़ती है सिलेक्ट करने से पहले। ठीक है, तो थोड़ा सा आप चाहे कहीं से भी याद करो। मेरी राय तो ये है कि अपनी जो साधारण लैंग्वेज है, जैसे मैं आपको याद करवाता हूँ, बेसिक लैंग्वेज साधारण भाषा में, वैसे याद करो। जैसे पहला क्वेश्चन है भैया, आपने सुरक्षा की परंपरागत तथा अपरंपरागत अवधारणा में अंतर स्पष्ट कीजिए। अब परंपरागत अपरंपरागत होवे के, पहली बात तो भैया अंतर जो है, अंतर आपको इसी प्रकार से करना है। ठीक है, इधर आपके परंपरागत, इधर आपके अपरंपरागत। पहला अंतर कर दो भैया, परंपरागत कौन सी हो गई, मतलब जिसमें बाहरी सुरक्षा या बाहरी खतरों को शामिल किया जाता है, और अपरंपरागत में क्या हो जाएंगे, बाहरी खतरों के साथ साथ अन्य खतरनाक खतरे। पहला अंतर हो गया। दूसरा अंतर अपने लिख सकते हैं कि परंपरागत जो होती है उसमें सैन्य खतरे को सबसे ज्यादा खतरनाक माना जाता है, मतलब कोई देश अपनों पर हमलों कर दे, सेना हमलों कर दे, बिन सो डेंजर माने। इसमें क्या हो जाएगा, अपरंपरागत में इसमें सैन्य खतरे के साथ साथ अन्य खतरे जो मानवीय अस्तित्व को क्या पहुंचाते हैं, चोट पहुंचाते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, उनको शामिल किया जाता है। तीसरा अंतर भैया, परंपरागत सुरक्षा जो होती है उसमें अपने खतरों का स्रोत जो है वो कोई अन्य राष्ट्र होता है, विदेशी राष्ट्र होता है। इसमें विदेशी राष्ट्र के साथ साथ भैया अन्य गतिविधियां भी होती है। ठीक है, चौथा अपने कह सकते हैं कि भैया सुरक्षा की जो परंपरागत धारणा है उसमें युद्ध की स्थिति में विकल्प जो होते हैं वो 3 होते हैं। युद्ध हो जाए तो 3 विकल्प होते हैं। अरे कभी भी लड़ाई होती है तो अपने पास में क्या कंडीशन होती है, या तो अगले को हरा दो, या आप क्या कर दो, आत्मसमर्पण कर दो, या फिर क्या कर लो, उसकी जो बात है उसको स्वीकार कर लो। जबकि अपरंपरागत में क्या होता है भैया, उस खतरे को समाप्त ही करना पड़ता है। परंपरागत में तो क्या होगा, कोई देश अपने ऊपर आक्रमण कर रहा है तो उससे बचने का उपाय क्या है, उससे बचने का उपाय यही है, या तो आप उसको हरा दो, या फिर वो आपसे जो कह रहा है उसकी बात को स्वीकार कर लो, या फिर आत्मसमर्पण कर दो, बस यही विकल्प है। लेकिन अपरंपरागत में ऐसा नहीं है। अपरंपरागत में आपको उस खतरे को समाप्त करना ही पड़ेगा। अपरंपरागत में जैसे खतरा, अपने कोई महामारी है, कोरोना है, अब कोरोना के सामने आप क्या आत्मसमर्पण करोगे, उसके ऊपर क्या आक्रमण करोगे, उसको तो भैया आपको समाप्त करना ही पड़ेगा, आपको उससे बचाव करना ही पड़ेगा। कोई महामारी आ गई, बाढ़ आ गई, अब बाढ़ को कैसे समाप्त करोगे भैया आप,
बाढ़ से आप कैसे बचोगे? तो ऐसे खतरों को तो भैया समाप्त करके ही इन पर रोक पाई जा सकती है। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया अपना। सेकंड क्वेश्चन है भैया, आतंकवाद से क्या अभिप्राय है, यह खतरों की किस श्रेणी में आता है? भैया आतंकवाद, देखो सिंपल सी परिभाषा होती है आतंकवाद। एक बेसिक परिभाषा की बात करें कि आतंकवाद जो होता है वो लोगों का एक समूह है या एक संगठन होता है जो अपने किसी अनुचित या नाजायज मांग को पूरा कराने के लिए कोई अनुचित कार्रवाई करते हैं, ठीक है। और अपने कह सकते हैं कि आतंकवादी जो होते हैं वो एक प्रकार से उनका संबंध जो होता है वो राजनीतिक हिंसा से होता है। ये निर्दोष लोगों को या निर्दोष नागरिकों को अपना निशाना बनाते हैं और इनका उद्देश्य जो होता है वो समाज में एक प्रकार से दहशत का माहौल कायम करना होता है। इस प्रकार से आपको आंसर देना है। क्लियर है? और कौन से खतरों में आ गया? अपरंपरागत में आ गया भैया। तीसरा है मानवाधिकारों की कितनी कोटियां? भैया आपको बता चुका हूं मैं, बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है अपने, बहुत बार मैं आपको बता चुका हूं। 3 कोटियां है भैया। पहली हो गई अपने राजनीतिक अधिकारों की कोटि, दूसरी हो गई अपने आर्थिक और सामाजिक अधिकारों की कोटि, तीसरी हो गई भैया अपने उपनिवेशीकृत अथवा एक प्रकार से कहिए जातीय और मूलवासी जो है अल्पसंख्यक जो है उनके अधिकारों की कोटि। क्लियर है? चौथा है भैया, आप वर्तमान में विश्व की सुरक्षा को किससे खतरा मानते हैं? कोई 2 का उल्लेख कीजिए। अब देखो इसी क्वेश्चन को घुमा के आप ऐसे पूछ सकते हैं कि कोई 2 या 4 विश्वव्यापी खतरों के नाम लिखिए। तो विश्वव्यापी खतरे कौन से हो गए भैया? कोई युद्ध है, वैश्विक तापवृद्धि जिसको ग्लोबल वार्मिंग भी बोलते हैं, अपने अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद है, अपने निर्धनता है, अपने एड्स है, अपने बर्ड फ्लू है, अपने शरणार्थियों की समस्या है, अपने प्रदूषण है। ये क्या है? विश्वव्यापी खतरे। ठीक है। अब देखो यहां पर एक बात बताओ मुझे, अब मान लो आपको कह दे कोरोना, क्या कोरोना विश्वव्यापी खतरा है या नहीं है? अभी फेमस है कोरोना अपने, ठीक है। तो कोरोना भी भैया अपने विश्वव्यापी खतरे में आता है। ठीक है। नंबर 5 है भैया, आंतरिक रूप से विस्थापित जन से क्या तात्पर्य है? उदाहरण दीजिए। आंतरिक रूप से भैया ये कोई देश है, ठीक है। इस देश में यहां पर कोई व्यक्ति रह रहे हैं मकान बनाकर, सपोज कर लो, ठीक है। अब मान लो कोई वह व्यक्ति जो है वो कोई जातीय हिंसा के कारण, कोई युद्ध के कारण या उत्पीड़न के कारण या शोषण के कारण इसी देश में इस स्थान को छोड़कर यहां पर आकर रहने लग जाए या यहां पर आकर रहने लग जाए या यहां पर आकर रहने लग जाए, तो इसी को क्या कहेंगे भैया? आंतरिक रूप से विस्थापित जन। जन का मतलब लोग। ये आंतरिक रूप से तो ये भैया क्योंकि ये देश के अंदर ही क्या हो रहे हैं, कभी यहां रह रहे हैं कभी वहां रह रहे हैं। जैसे अपने बात करें कश्मीर में, कश्मीरी पंडित भैया 1990 में कश्मीरी पंडितों के साथ में जो हुआ था वो क्या था? आंतरिक रूप से विस्थापित जन के अंतर्गत ही आता है। क्वेश्चन नंबर 6 है भैया, भारत की सुरक्षा रणनीति के विभिन्न घटकों का विस्तार से वर्णन कीजिए। सुरक्षा रणनीति घटक कौन से है भारत की? तो पहला तो अपने कह सकते हैं कि सैन्य क्षमता को मजबूत करना। देखो यहाँ डिटेल से चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि डिटेल से मेरा आपको पढ़ाया हुआ है, मैं मोटे मोटे पॉइंट बता रहा हूँ आपको, ठीक है। दूसरा आपने कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कायदे या जो नियम है उनको मजबूत करना। तीसरा आपने कह सकते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं उनको ताकतवर बनाना। चौथा आपने कह सकते हैं भैया कि गरीबी के अभाव से क्या प्राप्त करना? छुटकारा प्राप्त करना। इस प्रकार के 4-5 पॉइंट आप कर सकते हो, इनमें 2-2, 3-3 लाइन का आप वर्णन कर देना। 7वां क्वेश्चन है भैया, सुरक्षा के पारंपरिक तरीकों का विस्तार से वर्णन कीजिए। अब पारंपरिक तरीके कौन से हो गए भैया? पारंपरिक तरीकों में जैसे पहला तो आ गया निशस्त्रीकरण, जिसमें आपको मैंने 2 संधियां बताई थी, CWC और BWC। CWC अपने केमिकल वेपन्स, ठीक है, और BWC जैविक हथियार संधि, बायोलॉजिकल, ठीक है, मतलब रासायनिक हथियार संधि और जैविक हथियार संधि। CWC हुई थी अपने 1972 में और BWC हुई थी अपने 1992 में। इसके अलावा भैया अपने दूसरा पॉइंट अस्त्र नियंत्रण है। तीसरा अपने विश्वास बहाली के उपाय है। चौथा पॉइंट अपने दे सकते हैं कि न्याय युद्ध की परंपरा का क्या करना? विस्तार करना। इस प्रकार से 4-5 पॉइंट आपको मेरे इसमें कराए हुए हैं। तो ये है भैया अपने 7 क्वेश्चन। कौन से चैप्टर के? पॉलिटिकल साइंस के 7वें चैप्टर के। चैप्टर का नाम क्या है? समकालीन विश्व में सुरक्षा। अब देखो एक बार मैं आपको वापस एक बात कहना चाहूंगा कि भैया आप कहीं से भी पढ़ो, कैसे भी पढ़ो, लेकिन इतना जरूर से ध्यान रखना, पढ़ना उसी टीचर से जो आपके सब्जेक्ट का है। समझ रहे हो? जो आपके सब्जेक्ट का है, जिसको पूरा नॉलेज हो, वहां से आपको
पढ़ना है। और रही बात अपने चैनल की, तो भैया अपने चैनल पे मैं आपको ये नहीं करा कि आप बस इन्हीं को याद कर लो। मैं इतना कह सकता हूं कि इनमें से आपको लगभग 80% के आसपास पेपर मिल जाएगा। लेकिन फिर भी मेरा आपको यही कहना है भैया, आप अगर ज़्यादा और ज़्यादा पढ़ते हो तो वो आपके लिए ही बेटर है। लेकिन और ज़्यादा पढ़ने से पहले कम से कम आपको ये क्वेश्चन तो ज़रूर से तैयार होने चाहिए। ओके भैया, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दैट्स ऑल।